हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का छठे टॉपिक का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 5 टॉपिक का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, 5 क्लास का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज हम छठा क्लास लेंगे और आज हमारा टॉपिक है मांसपेशी एवं हड्डी की सामान्य चोटें, कट और घाव प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न नंबर 1 से। त्वचा की 2 प्रमुख परतें हैं। पहला प्रश्न क्या है? त्वचा की 2 प्रमुख परतें हैं। तो कौन कौन 2 प्रमुख परतें हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस त्वचा की 2 प्रमुख परतें हैं। एपिडर्मिस त्वचा की एक पतली बाहरी परत होती है। यह एक संवहनी परत है जो 4 से 6 सप्ताह तक खुद को पुनः उत्पन्न करती है। तो चलिए अगला प्रश्न है, एपिडर्मिस आमतौर पर कितनी बार पुनः उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 4 से 6 सप्ताह तक। एपिडर्मिस आमतौर पर कितनी बार पुनः उत्पन्न होता है? तो 4 से 6 सप्ताह तक यह पुनर्उत्पन्न होता है। एपिडर्मिस त्वचा की एक पतली बाहरी परत होती है। यह एक संवहनी परत है जो 4 से 6 सप्ताह में खुद को पुनः उत्पन्न करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। त्वचा के कुल शुष्क भार का 75% भाग होता है। त्वचा के कुल शुष्क भार का 75% भाग होता है कोलेजन। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। कोलेजन जो होता है यह शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में संरचनात्मक प्रोटीन है और त्वचा के कुल शुष्क वजन का 75% तक का होता है। अगला प्रश्न है, एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत को स्ट्रेटम कहा जाता है। एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत को स्ट्रेटम कहा जाता है। कौन सी बाहरी परत को स्ट्रेटम कहेंगे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कॉर्नियम जो है इसकी बाहरी परत को स्ट्रेटम कहते हैं और यह मृत केराटिनोसाइट से बनी होती है। यह किससे बनी होती है? मृत केराटिनोसाइट से बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन उपचार के चरणों का सही अनुक्रमिक क्रम है? निम्नलिखित में से कौन उपचार के चरणों का सही अनुक्रमिक क्रम है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले हेमोस्टेटिस होगा, सूजन होगा, मरम्मत होगा और लास्ट में रीमॉडेलिंग होगा। घाव भरने के प्रत्येक चरण जो दिया गया है, यह हीमोस्टेटिस जो है इसके दौरान रक्तस्राव बंद हो जाता है और एक फाइब्रिन थक्का विकसित होता है जो मरम्मतकारी कोशिकाओं में घुसपैठ के लिए एक अंतरिम मैट्रिक्स के रूप में काम करता है। तो सबसे पहले क्या होगा? हीमोस्टेटिस। उसके बाद है सूजन। तो घाव के विस्तार में मरम्मत कोशिकाओं को बढ़ने से पहले बैक्टीरिया और मलबे को साफ करने के लिए सूजन एक आवश्यक अगला कदम है। उसके बाद है सूजन के बाद क्या होगा? मरम्मत। मरम्मत जो है इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव चरण जो है सूजन का अनुसरण करता है जिसमें नव संवहनी संरचनाओं के दोष को भरने की क्षमता होती है और लास्ट में हो जाएगा हमारा रीमॉडलिंग। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उपचार करने के चरण का सही अनुक्रमानिक क्रम है। अगला प्रश्न हो जाएगा, घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसका उत्तर है विटामिन सी जो है यह घाव भरने के लिए आवश्यक है। विटामिन सी एक बेहतरीन हीलिंग पावर होता है जो त्वचा के घाव को जल्दी भरने में मददगार साबित करता है। इसलिए यही कारण है कि डॉक्टर्स भी शरीर के जख्मों को भरने के लिए विटामिन सी सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। घाव के संकुचन में सहायता किसके द्वारा की जाती है? घाव के संकुचन में सहायता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मायोफिब्रोब्लास्ट। मायोफिब्रोब्लास्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन सही है। घाव के संकुचन में मायोफिब्रोब्लास्ट द्वारा सहायता की जाती है। अगला प्रश्न है, घाव भरने का प्रथम लक्षण क्या है?
घाव भरने का प्रथम लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर होगा कोशिकाओं का फैलाव। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। घाव भरने का प्रथम लक्षण कोशिकाओं का फैलाव है। अगला प्रश्न है, घाव भरने में अधिकतम कोलेजन उपचार के किस चरण में देखा जाता है? घाव भरने में अधिकतम कोलेजन उपचार के किस चरण में देखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। 3 सप्ताह के अंत में घाव भरने में अधिकतम कोलेजन उपचार देखा जाता है। अगला प्रश्न है, फाइब्रोप्लासिया चरण के दौरान फाइब्रोब्लास्ट कितने घंटों के बाद घाव में चले जाते हैं? फाइब्रोप्लासिया चरण के दौरान फाइब्रोब्लास्ट कितने घंटों के बाद घाव में चले जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है कितने घंटा होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 48 से 72 घंटे बाद। या फाइब्रोप्लासिया चरण के दौरान फाइब्रोब्लास्ट 48 से 72 घंटे बाद घाव में चले जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। कोलेजन की भूमिका है। कोलेजन की भूमिका क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ताकत और समर्थन। कोलेजन की भूमिका है ताकत और समर्थन। कोलेजन शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। यह हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा को जोड़ने वाला तत्व होता है। कोलेजन शरीर की बनावट और ताकत के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, विकिरणित ऊतक पर काम करने का इष्टतम समय है। विकिरणित ऊतक पर काम करने का इष्टतम समय क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 3 सप्ताह और 3 महीने के बीच। 3 सप्ताह और 3 महीने के बीच विकिरणित ऊतक पर काम करने का सही समय होता है। अगला प्रश्न है, अक्षुण्ण डर्मिस में कितने प्रकार का कोलेजन होता है? अक्षुण्ण डर्मिस में कितने प्रकार का कोलेजन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 80%, 20%। 80/20% जो है यह अक्षुण्ण डर्मिस में कोलेजन होता है। अगला प्रश्न है, उत्थान में क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उत्थान में एक प्रकार के ऊतक द्वारा मरम्मत। उत्थान में एक ही प्रकार के ऊतक द्वारा मरम्मत इसका सही उत्तर होगा। उत्थान में एक ही प्रकार के ऊतक द्वारा मरम्मत की जाती है और रोगी को आराम मिलता है। कट होता है। कट क्या होता है? तो कट जो है यह त्वचा पर हो सकता है, ऊतक पर हो सकता है, हड्डी पर हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। कट त्वचा पर, ऊतक पर और हड्डी पर, सभी पर होता है। कट व्यक्ति के शरीर में त्वचा एवं हड्डी में चीरे का एक प्रकार है। एक कट गहरा, चिकना या दांतेदार हो सकता है। यह त्वचा की सतह के पास या गहरा हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। गहरा कट किसे प्रभावित करता है? गहरा कट जो है यह किसे प्रभावित करेगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गहरा कट टेंडन को भी प्रभावित करेगा, मांसपेशियों को भी प्रभावित करेगा और स्नायु बंधन को भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। गहरा कट सभी जो भी है, टेंडन, मांसपेशियां और स्नायु बंधन सभी को प्रभावित करता है। घाव मूल रूप से होता है। घाव मूल रूप से क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। घाव मूल रूप से एक घाव होता है, ब्लंट शॉट होता है और एक कट होता है। एक घाव मूल रूप से एक कट, ब्लंट शॉट या अन्य प्रभाव के कारण जीवित ऊतक की चोट है। घावों में कुछ सतही होते हैं और बाहरी त्वचा एक सीमित होते हैं, जबकि कुछ घाव अंतर्निहित ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घाव के प्रकार में शामिल है? इस चारों ऑप्शन में देखिए कौन घाव के प्रकार में शामिल है। तो इसका उत्तर है
ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। खरोच भी जो है यह घाव के प्रकार में शामिल होगा। चीरे वाला घाव भी जो होगा यह घाव के प्रकार में शामिल होगा। और भीतरी चोट जो है यह भी घाव के प्रकार में शामिल होगा। खरोच का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह चोट सूखने में या गहरा भूरा या काला भी हो जाता है। जब ये चोटें ठीक होती है तो इनका कोई स्थायी निशान भी नहीं रहता है। खरोच के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य असंगत है? खरोच के बारे में कौन सा तथ्य असंगत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर एक निश्चित आकार। यह तथ्य जो है यह असंगत है। खरोच का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। बाकी यह तीनों सही है। गहरा भूरा, खरोच गहरा भूरा हो सकता है, ऊपरी सतह में खरोच होता है और अस्थायी निशान का नहीं रहना। लेकिन खरोच का कोई आकार नहीं होता है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है जो कि हमारा लास्ट प्रश्न होगा, इसे हम लोग देखेंगे। भीतरी चोट या नील चोट प्रारंभ किस रंग की होती है? भीतरी चोट या नील चोट इसको बोलते हैं। यह शुरुआत में किस रंग की होती है? तो इसका उत्तर है यह शुरुआत में लाल रंग की होती है। भीतरी या नील चोट की शुरुआती रंग लाल होता है। कुछ घंटे से 3 दिनों के भीतर भीतर नीली रंग की हो जाती है। पहले लाल रंग की होती है और 3 दिनों के भीतर यह नीली रंग का हो जाता है और 4 दिनों के बाद नीले काले रंग से भूरी रंग की हो जाती है। 5 से 6 दिनों के बाद हरी रंग की चोट हो जाती है और 7 से 12 दिनों के बाद पीले रंग की चोट हो जाती है और 2 हफ्तों के बाद यह नॉर्मल हो जाता है। 2 हफ्ते के बाद जो भी चोट होगा हमारा यह नॉर्मल कलर का हो जाएगा। लेकिन सबसे शुरुआती में जो होता है यह लाल रंग की होती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि ताकि सभी एनम बहनों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके, ताकि वो लोग हमारे वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।